So, good morning, students. Now, back to thermochemistry class. The next topic in thermochemistry is Hess's law. What is the Hess's law of constant heat summation? जैसा कि वो बोल रहा है Hess's law of constant heat summation कि सब जो हीट है उन सब का समीशन हीट ऑफ समीशन के बराबर कांस्टेंट हीट समीशन, उसमें वर्ड्स में ही ये डिफाइन कर रहा है कि हैसेस लॉ आपको क्या बोलता है कि जैसे हमने पढ़ा था कि इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन होती है, चाहे आप इस पाथ से चले जाओ चाहे दूसरे पाथ से चले जाओ, तो इंटरनल एनर्जी दोनों पाथों की सेम रहेगी। ठीक है, ये चीज़ बोली थी। बट हमने हीट क्या बोला था? हीट क्या है? हमारा पाथ फंक्शन है। हम इस पाथ से जाएंगे तो अलग हीट आएगी, उस पाथ से जाएंगे तो अलग हीट आएगी, हीट अलग आएगी, वो चीज़ बोली थी। हैसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन क्या कहता है कि अगर आप किसी भी रिएक्शन की टोटल हीट देखना चाहते हो तो जो टोटल हीट होगी वो आपको बाकी दो जो पाथ से गए उसके हीट के सम के बराबर जाएगी। जैसे अगर आप इसमें देखो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस, अगर CO2 गैस बना रहा है, कार्बन ऑक्सीजन CO2 गैस की फॉर्मेशन अगर आपके पास कर रहा है तो एक तो डायरेक्ट पाथ है, ये इससे आ सकता है कि कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन दोनों मिक्सअप हो जाए और कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड गैस बना दे। इसकी अगर आप एंथैल्पी चेंज मानते हो डेल्टा H। दूसरा, कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस पहले कार्बन मोनोऑक्साइड बनाए, फिर ऑक्सीजन के साथ और कंबाइन होके वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाए, तो फर्स्ट वाले में जो पाथ में जो हीट यूज हुई उसको बोलेंगे डेल्टा H1, दूसरे वाले को क्या बोलेंगे? डेल्टा H2। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जो ये हीट, क्योंकि ये हीट जो है, ये जो हीट इन्वॉल्व हो रही है, इनमें हमने कुछ कंडीशंस रखी हुई है जो मैंने आपको बताई थी, हीट ऑफ कंबशन के लिए, हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए, उन सब में हमें कंडीशंस रखी थी कि वहाँ पे मेरी वो अपने किससे होनी चाहिए, अपनी ओरिजिनल फॉर्म में होनी चाहिए। जैसे कार्बन जो है वो सॉलिड फॉर्म में ही होना चाहिए, ऑक्सीजन जो है वो गैसियस फॉर्म में ही होना चाहिए। तब अगर ये रिएक्ट कर रही है तो हमने कुछ स्पेसिफाई किया है, मतलब वो आपके पास क्या होगी, एक तरीके से स्पेसिफिक हीट आ गई। तो जब भी आप स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं तो वो एक तरीके से स्टेट फंक्शन का काम करेगा। तो यहाँ पे मैं अगर एक्सपेरिमेंटल इनकी हीट को देखूँ तो फर्स्ट पाथ में मेरा कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन CO2 बना रहा है, थर्ड पाथ जो मैंने फॉलो करा है। फर्स्ट पाथ क्या है? कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बना रहा है। सेकेंड पाथ मेरा क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इस वाले से प्लस ऑक्सीजन CO2 गैस बना रहा है। इन दोनों को अगर मैं क्या करती हूँ, इनमें दोनों में क्या कर दे, ऐड कर दे अगर इनको, तो मेरे पास क्या आएगा? देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन मोनोऑक्साइड कैंसिल हो जाएगा, हाफ गैस इसका हाफ गैसेस क्या बना लेगा? कंप्लीट ऑक्सीजन बना लेगा या नहीं? कार्बन सॉलिड एज इट इज रहेगा और ये दोनों ऐड होकर क्या बनेंगे? इधर से ये सब्ट्रैक्ट हो गया तो क्या बन गया? CO2। इन दोनों का सम क्या देगा मेरे पास? ये दे रहा है, और यही मेरा क्या है? थर्ड रिएक्शन है। ठीक है, तो जो इसमें हीट आपके पास यूज हुई वो आई -110.5 किलो जूल पर मोल। सेकेंड वाले में जो हीट यूज हुई दैट इज -283 किलो जूल पर मोल। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूंगी तो किसके बराबर आती है? -393.5 किलो जूल। ये जो हीट आई डेल्टा H डैश इन दोनों सबमिशन के ऐड से एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया वो जो मेरी डायरेक्ट पाथ में आ रही थी, डायरेक्ट थर्ड पाथ में आ रही थी, उसके इक्वल आ रही है। इसका मतलब अगर मैं कहीं पे भी जैसे हीट ऑफ हाइड्रेशन है, किसी की हीट ऑफ रिएक्शन है, अगर मैं किसी रिएक्शन की डायरेक्टली मैं मेजर नहीं कर पा रही हूँ तो हैसेस लॉ के थ्रू जाके मैं वहाँ पे हीट ऑफ रिएक्शन है, हीट ऑफ हाइड्रेशन है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, वो सारी चीज़ें मैं वहाँ से निकाल सकती हूँ। कैसे? भाई डिफरेंट पाथ से जाओ, आइदर उनको सब्ट्रैक्ट करो या उनको माइनस करोगे तो आपको उनका चेंज पता चल जाएगा। हमें वो चीज़ें बनानी है रिएक्शन में ऐड और सब्ट्रैक्ट करके जो मेरी रिएक्शन होनी चाहिए। पहले जो रिएक्शन होनी चाहिए उसको लिख लो कि भाई जिसका चेंज मुझे फाइंड आउट करना है, फिर बाकी सब पाथ की रिएक्शंस लिखो, फिर उसमें देखो मैं किसको ऐड करूँ, किसको सब्ट्रैक्ट करूँ, किसको किस में से ऐड करूँ कि मेरा रिजल्टेंट जो है जो मुझे चाहिए वो मिले। ठीक है, और वही सेम उनकी एंथैल्पीज में आ जाए। तो डेल्टा H डैश यहाँ से आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है,
अब हेसिस लॉ की एप्लीकेशंस वही आएंगी कि आप किसी की एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन निकाल सकते हो, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन निकाल सकते हो। जैसे अगर एक दो की मैंने निकाल के दिखाया कि एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन कैसे निकालो, भाई ट्रांजिशन, एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन क्या होती है कि किसी भी एक एलिमेंट तो मेरा सेम है या कंपाउंड मेरा सेम है, सिर्फ उसकी स्टेट चेंज हो गई है, दैट इज सॉलिड से लिक्विड हो गया है। जैसे वाटर सॉलिड से लिक्विड हो गया है, ऐसे अगर आप सल्फर की बात करते हो तो सल्फर रोम्बिक, मोनोक्लिनिक इस तरीके से 8 स्टेट्स में एक्सिस्ट करता है। तो मेरे को दो क्या ही इंटरचेंज देखना है, क्योंकि मुझे तो सिर्फ देखना है कि ट्रांजिशन एंथैल्पी निकलती कैसे है। तो अगर आप एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन की बात करते हो, दैट इज सल्फर रोम्बिक से मोनोक्लिनिक में जाना अपने आप में, एक फॉर्म इसकी रोम्बिक है, दूसरी इसकी मोनोक्लिनिक है। तो ये क्या है, यहाँ पे जो रिएक्शन यूज हो, जो एंथैल्पी यूज होगी वो मेरी क्या होगी, एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन डेल्टा एच टी, वो आपके पास क्या आएगी। ये कैसे निकालोगे कि सल्फर मोनोक्लिनिक प्लस ऑक्सीजन, मतलब इसकी SO2 फॉर्मेशन आप देख लो, दोनों से सल्फर रोम्बिक से भी सल्फर मोनोक्लिनिक से भी हम SO2 बना लें, दोनों में SO2 गैस बनेगी, रोम्बिक ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हो जाए या मोनोक्लिनिक ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हो जाए। ठीक है, दोनों को क्या करो, इसकी रिएक्शन डेल्टा H1, इसकी क्या मान ली डेल्टा H2, मुझे निकालना क्या, सल्फर रोम्बिक में से सल्फर मोनोक्लिनिक बने, ऐसा बनाना है। क्या मैं दोनों को ऐड कर दूं तो मेरे पास आ सकता है, नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि सल्फर मोनोक्लिनिक प्लस रोम्बिक प्लस 2 मोल्स ऑफ O2 और ये 2 मोल्स ऑफ SO2 वो मुझे चाहिए नहीं। ठीक है, तो मुझे इनको अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ तो SO2 से SO2 कैंसिल, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन कैंसिल, मेरे पास क्या आ जाएगा, सल्फर मोनोक्लिनिक माइनस सल्फर रोम्बिक, मतलब इन दोनों का डिफरेंस किस, या फिर अगर इसको इधर लेके जाऊंगी तो क्या आएगी, सल्फर मोनोक्लिनिक उधर चला जाएगा, सल्फर रोम्बिक इधर चला जाएगा, दोनों में से ऐसे हमें सब्ट्रैक्ट करके और टोटल डेल्टा H निकाल देना है। ठीक है, इस तरीके से आगे अगर देखोगे आप तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन भी इसका एप्लीकेशन हो सकती है। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या होती है कि भाई किसी भी सॉलिड में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करके वो सॉलिड वाटर एक्वस बनाना है, वो सॉलिड एक्वस, मतलब जैसे आपके पास रिएक्शन है ये डेल्टा H है, जो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन होती है वो आपके पास क्या होती है कि कोई भी सॉलिड कंपाउंड है उसमें एक्सेस ऑफ वाटर डालो तो वो सॉलिड ही रहे बट वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ आ जाए, सॉलिड ही रहे बट वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ अपना एक अडक्ट कंपाउंड बना ले, कंबाइंड फॉर्म में कंपाउंड बना ले, तो इसको क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। इस रिएक्शन में जो एंथैल्पी यूज होगी दैट इज एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो इसकी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन आपके पास क्या आएगी, देखो अगर आप एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ये हमें निकालनी है तो हम क्या कर ले, कॉपर सल्फेट सॉलिड लिया प्लस 5 मोल्स ऑफ वाटर, कॉपर सल्फेट वाटर डॉट 5H2 एक्वस फॉर्म में बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 5H2 डॉट सॉलिड प्लस वाटर लोगे तो भी आपके पास क्या बनेगा, एक्वस फॉर्म में बनेगा। दोनों को माइनस कर दो तो ये वाला इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, इससे ये आ गया। इस रिएक्शन को ये ऐसे लिखा हुआ है, तो दोनों की हीट को अगर आप माइनस कर दोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगी, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। क्योंकि इसकी एप्लीकेशन से ये है हेसिस लॉ की कि इनको डायरेक्टली मेजर करना, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, इनको डायरेक्टली रिएक्शन में मेजर करना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए हम इनको हेसिस लॉ के थ्रू मेजर करते हैं। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होती है, डेल्टा HF ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा HF ऑफ रिएक्टेंट, जितने भी प्रोडक्ट है उन सबके एंथैल्पी का समेशन फॉर्मेशन का, और जितने भी रिएक्टेंट है उन सबके एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का समेशन, दोनों को माइनस कर देते हो तो हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आ जाती है। तो वो सब समेशन और ऐड जहाँ पे करना है आपको, वो सब किसकी एप्लीकेशन है, हेसिस लॉ की। ठीक है, इसके अलावा आपको 2-3 रिलेशन जो थर्मोडायनेमिक्स की पहली क्लास में भी हो चुके हैं कि Q इज इक्वल्स टू U प्लस P भी होता है फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वहाँ पे आप कंडीशन लगाओगे एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर, सॉरी कांस्टेंट प्रेशर पे अगर आप लगाते हो तो QP इज इक्वल्स टू डेल्टा U आएगा। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पे अगर ये लगाओगे तो डेल्टा U के बराबर आएगा। ऐसे ही H इज इक्वल्स टू U प्लस P भी होता है, QV इज इक्वल्स टू डेल्टा H आएगा। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे आप एंथैल्पी चेंज की बात करते हो तो डेल्टा H के बराबर आ जाएगा। दोनों का जो आपस का रिलेशन होता है डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT, ये रिलेशंस आपको याद रखने हैं। अगर इनका डेरिवेशन देखना है तो आप फर्दर अपनी बुक में चेक कर सकते हो। नाउ फर्दर
जो हेसिस लॉ के एप्लीकेशंस है उसमें एक और फर्दर आगे एप्लीकेशन आप ऐड कर सकते हो, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो व्हाट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी? द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, देखो बॉन्ड डिसोशिएट हो रहा है मतलब बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है। कहीं पे भी अगर आपको बॉन्ड को ब्रेक करना है तो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, मतलब एनर्जी इज रिक्वायर्ड। और कहीं पे भी अगर बॉन्ड बन रहा है इसका मतलब वहाँ पे एनर्जी ऑटोमेटिकली रिलीज हो रही है। तो बॉन्ड डिसोशिएट हो रहा है मतलब तोड़ना पड़ रहा है तो आपको एनर्जी देनी पड़ रही है। तो इसकी डेफिनेशन क्या आएगी? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए पर्टिकुलर बॉन्ड इन गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में एक पर्टिकुलर बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो आपको एनर्जी देनी पड़ती है उस एनर्जी को आप बोलते हो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है? ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ही है फॉर 1 मोल ऑफ पर्टिकुलर बॉन्ड। कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी तो क्या थी कि किसी भी एक पर्टिकुलर बॉन्ड को तोड़ने के लिए, चाहे वो कितने भी मोल का हो, ठीक है, चाहे वो 0.5 मोल का हो, चाहे 0.2 मोल का हो, चाहे 1.5 मोल का हो, चाहे 1 मोल का हो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए पर्टिकुलर बॉन्ड इन गैसियस स्टेट, उसको क्या बोल रहे हो? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए particular bond for 1 mole of a particular, the amount of energy required for 1 mole of a particular bond in gaseous state is known as bond energy और bond dissociation energy, ठीक है। तो जैसे आपके पास डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी दोनों इक्वल हो सकती है, इक्वल होती ही है। और ट्राई एटोमिक पॉली एटोमिक में अगर आप चले जाओगे तो वहाँ डिफरेंस आ जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो जाता है वो देखो, डायटोमिक के केस में क्या होगा? जैसे H2 मॉलिक्यूल, H2 गैसियस स्टेट में हमें H गैसेस प्लस H गैसेस एक बॉन्ड को, एक पर्टिकुलर बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी भी एनर्जी रिलीज रिक्वायर्ड हुई तो अभी तो पॉजिटिव में आएगी, ये एनर्जी पॉजिटिव में आएगी। तो इसमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड हुई वो क्या हो गई? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और यहाँ पे मेरा मोल भी 1 है, यहाँ पे मेरा मोल भी 1 है, उस पर्टिकुलर बॉन्ड का मोल भी क्या है? 1 है। तो मेरे पास बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी क्या हो गए? इक्वल हो गए। जबकि पॉलीएटॉमिक के केस में अगर आप देखोगे, जैसे मीथेन के केस में अगर आप देखो तो मीथेन जो है वो सक्सेसिव स्टेप्स में ब्रेक होगा। देखिए CH4 गैसेस, CH3 गैसेस प्लस H गैस, एक पर्टिकुलर CH4 में 4 CH बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो एक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आ गई। CH3 से एक बॉन्ड तोड़ने के लिए जो हाइड्रोजन को ब्रेक करा, दूसरी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आ गई। CH2 गैस से एक और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करा, दैट इज थर्ड डिसोसिएशन एनर्जी आ गई। ऐसे ही फोर्थ डिसोसिएशन एनर्जी आ गई। तो जो बॉन्ड एनर्जी होगी मेरी, ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी निकल आई, ये तो क्या निकल आई? सारे पर्टिकुलर बॉन्ड्स की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आ गई। जब बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी निकालोगे तो वो इन सब का एवरेज होगी, इन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज का क्या होगी? एवरेज होगी। H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस H4 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो बॉन्ड एनर्जी। आपके पास जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी पूछा जाता है, न्यूमेरिकल करके देख लेना, जिनमें आपको दोनों चीज़ें यूज़ करती है, ये वाली चीज़ भी यूज़ करनी है और हेसिस लॉ को भी यूज़ करना है। दोनों को यूज़ करते हुए मुझे किसी एक पर्टिकुलर बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी निकलवाएगा, वो आप करके देख लेना, ठीक है। उसके बाद आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन। किसी भी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के ऊपर आपका टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, ये किरचॉफ्स लॉ बताता है, ठीक है। थर्मोकेमिस्ट्री में जो किरचॉफ्स लॉ होता है वो ये है। इसमें दो तरीके से किरचॉफ्स लॉ डिफाइन होता है, एट कांस्टेंट प्रेशर और एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। दोनों में अलग अलग स्टेट लेके चलना है। अगर आप कांस्टेंट प्रेशर की टर्म लेके चल रहे हो तो A to B रिएक्शन तो यही मानो प्रोडक्ट और ये क्या है? रिएक्टेंट, ठीक है। तो डेल्टा H क्या होगा इसमें? HB माइनस HA, जितनी रिएक्शन प्रोडक्ट की एंथैल्पी है माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी, वो किसकी एंथैल्पी आ जाएगी? रिएक्शन की। अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात करोगे तो यहाँ पे क्या मानोगे? डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा UB माइनस UA, मतलब इंटरनल एनर्जी। वहाँ पे क्या यूज करते हैं हम? इंटरनल एनर्जी। वो क्या आ गई? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट की। उसके बाद क्या
करो, इसको विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर डिफरेंशिएट करो एट कांस्टेंट प्रेशर, विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो क्या आएगा, d by dt of delta h, d by dt of delta h भी, d by dt of delta h, यही चीज आएगी एट कांस्टेंट प्रेशर कॉन्स्टेंट। हमें पता है डेल्टा एच बाई डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है, Cp। डेल्टा एच बाई डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है, Cp। इस चीज को छोड़ के, क्योंकि ये तो मेरी टोटल बॉन्ड की, टोटल प्रोडक्ट की, टोटल रिएक्शन की है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, Cpb भाई हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर प्रोडक्ट फॉर B माइनस हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर रिएक्टेंट A, दोनों का डिफरेंस। और ये स्पेसिफिक जो है हीट कैपेसिटी जो होती है वो एक स्टेट फंक्शन होती है, तो दोनों का चेंज किसके बराबर आ जाएगा, चेंज ऑफ रिएक्शन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए, चेंज इन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए रिएक्शन। तो एंथैल्पी चेंज, किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है, एंथैल्पी चेंज ऑफ ए रिएक्शन with respect to temperature at constant pressure is equals to the difference in heat capacities of product and reactant। कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की हीट कैपेसिटी में कितना चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, तो कौन बताएगा, मेरा हीट कैपेसिटी बता देती है। ठीक है, एंथैल्पी चेंज क्या होता है। अगर इसको फर्दर करना चाहो तो इसको डेल्टा एच रख लो, इसको उधर लेके चले जाओ, ठीक है, दोनों को अलग अलग कर लो वेरिएबल्स को, इधर एंथैल्पी का वेरिएबल आ गया, इधर टेम्परेचर का वेरिएबल आ गया, दोनों को इंटीग्रेट कर दूंगी, H1 से H2, T1 से T2, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, डेल्टा H का डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1, इसका क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, T का क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 डेल्टा Cp एज इट इज रहेगा। यहाँ से डेल्टा Cp आप कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज H2 माइनस H1 अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है। ये किरचॉफ्स लॉ कह रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात करते हो तो सिमिलरली आप क्या लेके चलोगे, इंटरनल एनर्जी को लेके चलोगे। इंटरनल एनर्जी आपके पास क्या है, U2 माइनस U1 हो जाएगा, UB माइनस U1, ठीक है। फिर क्या आएगा, अगर आप देखोगे डिफरेंशिएट ऐसे लिखोगे तो डेल्टा UA बाई, इसकी जगह अगर मैं लिखती हूँ डेल्टा T एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इस तरीके की चीज लिखी जाएगी। और ये क्या होता है, डेल्टा U बाई डेल्टा T Cv, ये क्या होता है Cv, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, CvB माइनस CvA, सेम चीज चली जाएगी, CvB माइनस CvA, जहाँ पे H है वहाँ पे क्या चला जाएगा, U2 माइनस U1, जहाँ पे Cp है वहाँ पे क्या आ जाएगा, Cv। तो ये किरचॉफ्स लॉ एट कांस्टेंट वॉल्यूम है और ये किरचॉफ्स लॉ एट कांस्टेंट प्रेशर है कि द एंथैल्पी चेंज of a reaction at particular temperature, enthalpy change of a reaction with respect to temperature at particular pressure is equals to the change in heat capacity of a reaction at particular pressure, ठीक है। और change in internal energy of a reaction with respect to temperature at constant volume is equals to the change in heat capacities at constant volume, हीट कैपेसिटी है कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ पे आपकी थर्मोकेमिस्ट्री क्या है, ओवर है। नेक्स्ट टाइम इक्विलिब्रियम करेंगे। ओके, थैंक यू।